देखो, कल हम लोगों ने ये जो टॉपिक थे राइट ऑफ श्योरिटीज अगेंस्ट वेरियस एंटिटीज, जैसे कि अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट को श्योरिटीज, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। तो राइट ऑफ श्योरिटीज इसके अगेंस्ट और को श्योरिटीज के अगेंस्ट अपन ने देख लिया था। कुछ इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है, तो कैलकुलेटर ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋचा जी क्या हो गया? सर मैंने पूछा आंसू के मम्मी से, वो 4 o'clock या 5 o'clock आएगा वापस, तो वो ज्वाइन नहीं कर रहा। अच्छा, तो वो शाम को होती तो कर लेता है ना। चलिए, अब दो जने रिकॉर्डिंग से करेंगे, अब कोई इलाज नहीं है इस चीज का। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कि सर श्योरिटी या गारंटर की लाइबिलिटी कैसे कैसे खत्म होती है। श्योरिटी या गारंटर की लाइबिलिटी कैसे कैसे खत्म होती है, कि सर ये तो हो गया प्रिंसिपल डेटर, ये हो गया क्रेडिटर, तो इसकी लाइबिलिटी कैसे कैसे खत्म होती है। आइए सर, तीन तरीके से। डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाना, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर के कंडक्ट से, और ऑन इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो वो ही इनवैलिड है, गलत तरीके से बना हुआ है। तो जब वो गलत तरीके से बना हुआ है तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। आइए एक एक देखते हैं। बाय रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि सर अपन ने एक सबसे पहले एक चीज पढ़ी है, कंटिन्यूइंग गारंटी होती है और एक होती है स्पेसिफिक गारंटी। गारंटी दो तरीके की होती है ना, एक तो होती है स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी हुई, एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है कि सर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन या नेक्स्ट एक्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए जितने भी रुपए का है वो सबके लिए कंटिन्यूअस गारंटी, ठीक है सर। तो 10 ट्रांजैक्शन के लिए दी थी, अभी तक 4 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसके आगे के लिए गारंटर ने अपने गारंटी रिवोक कर दी, तो सर आगे के लिए ये डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी नहीं रहेगी, लेकिन सर इसकी गारंटी के बेसिस पे जो पिछले ट्रांजैक्शंस हो गए उनके लिए ये जरूर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आगे के लिए ये नहीं रहेगा रिस्पॉन्सिबल। सो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, ठीक है। एक होता है, और भी तरीके से रिवोकेशन होता है, पहले ये पढ़ते हैं। रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, पढ़ गई। By revocation of contract of guarantee. First, revocation of continuing guarantee by notice, section 130. Continuing guarantee may be revoked any time by surety as to the future transactions by notice to the creditors. कंटिन्यूइंग Once the गारंटी, guarantee सर बताया था ना कि सर 10 ट्रांजैक्शंस के लिए दिए है, अभी तक 4 हुए हैं, यहाँ पर उसने रिवोक कर दी, तो सर आगे फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक हुई है, पहले वाले के लिए इसकी गारंटी बरकरार रहेगी, उसकी गारंटी के बेसिस पे पहले वाले ट्रांजैक्शन, ठीक है। नोटिस किसको देना है? नोटिस टू दी क्रेडिटर को देना है। यदि प्रिंसिपल डेटर को बोल रहे हैं मेरी गारंटी खत्म, कंटिन्यू नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। गारंटी दी किसको है कि सर क्रेडिटर को दी है, तो नोटिस भी किसको जाना चाहिए कि सर क्रेडिटर को जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, Once the guarantee is revoked, the surety is not liable for any future transactions. ठीक है। थर्ड पॉइंट, However, he is liable for all the transactions that took place before the notice was given. उसकी गारंटी के बेसिस पे यदि अब तक 4 ट्रांजैक्शन हो गए तो उन सब के लिए लायबल रहेगा, उसमें यदि पीडी ने डिफॉल्ट मारा तो गारंटर को क्रेडिटर को पैसा चुकाना पड़ेगा एज अ गारंटी अमाउंट, ठीक है सर। पॉइंट नंबर बी, सर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ, ठीक है। कि सर मान लो कंटिन्यूइंग गारंटी थी, यहां आगे श्योरिटी की डेथ हो गई, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए उसकी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी। यहाँ तो नोटिस नोटिस गेम भी नहीं होना चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि डेथ का क्या ही नोटिस जाएगा, डेथ तो सर सबको मतलब। तो ये जो है, इसके लिए उसके एलार्ट्स को परेशान किया जा सकता है, आगे के लिए ऑटोमेटिकली उसकी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी। सो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी इज डेथ, सेक्शन 131, पढ़ ले भाई। In the absence of any contract of the contrary, to the contrary, the death of surety means revocation of continuing guarantee as to the future transactions taking place after death of surety.
So surety's estate remains liable for the past transactions which have already taken place before the death of surety. ये ऐसा क्यों लिखा है, श्योरिटीज एस्टेट रिमेन लायबल? क्योंकि देखो सर, यहाँ वाले जो पहले ट्रांजैक्शन हो गए, डेथ से पहले वाले जो ट्रांजैक्शंस हो गए, उनके लिए सर मैं कहता मैंने आपको क्या बोला कि सर एलआरस को रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर एलआरस जो है वो पुराने 4 ट्रांजैक्शंस के लिए आ जाएंगे। सर एलआर कोई अपनी जेब से देने वाला है क्या? नहीं सर, एलआर अपनी जेब से नहीं देगा। एलआर को मैक्सिमम उतने रुपए के लिए ही परेशान कर सकते हैं अपने पिताजी या माताजी के बेसिस पे देने को, जितना कि उन्होंने पिताजी या माताजी से इनहेरिट किया है, जितना उन्होंने पिताजी या माताजी से इनहेरिट किया है। तो सर मैक्सिमम एलआर की लाइबिलिटी कितनी होगी सर? जितनी मरने वाले गारंटर की एस्टेट है उससे वसूला भी तो उसी से जा रहा है। एलआर कौन सी अपनी जेब से दे रहा है? तो इसलिए ये कहना और भी अच्छा होगा दैट श्योरिटीज एस्टेट remain liable for the past transaction which has already taken place before the death of the surety। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट, तो इसमें क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस आफ्टर डेथ जो है वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए इसकी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है सर। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में अपोजिट लिखा हुआ है, कोई कॉन्ट्ररी बात लिखी हुई है कि नहीं, यदि प्रिंसिपल लेटर क्रेडिटर और श्योरिटी के ने जो गारंटी दी है इसमें श्योरिटी की डेथ हो भी जाए तो भी आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यूस रहेगी। जब तक कि इसकी एस्टेट पूरी पड़ रही है तब तक ये जो 10 ट्रांजैक्शंस के लिए दी है वो पूरी कंटिन्यूस रहेगी। ऐसा लिख दिया कि डेथ पे नहीं रिपील होगी, कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं रिवोक होगी, तो फिर नहीं होगी सर। ठीक है, एस्टेट तक फिर भी इससे वसूला जा सकता है, आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए भी मरने वाले गारंटर की एस्टेट से फिर भी वसूला जा सकता है। पर कुछ नहीं लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो मरने के साथ ही कंटिन्यूस गारंटी वहां पर खत्म हो जाती है। ठीक है, पिछले ट्रांजैक्शन जो गारंटी के बेसिस पे हो गए वो मरने वाले गारंटर की एस्टेट में से वसूला जा सकता है। ठीक है, तीसरा तरीका रिवोकेशन बाय नोवेशन। नोवेशन तो अपन ने पढ़ा है ना, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर की सर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। यस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट में नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर। ठीक है, तो उसमें से नोवेशन टर्म वापस आ रहा है। ठीक है सर, देखो नोवेशन में क्या होता है कि सर नोवेशन में दो में से कोई भी एक चीज होती है। मान लो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई में बना हुआ है सर, इसमें पार्टीज तो सेम है लेकिन उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, तो सर पुराना कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। यस सर, तो सर नोवेशन या तो ये, या फिर ऐसा होता है कि सर पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो वही है, कोई भी एक पार्टी चेंज हो जाती है, तो ये भी नोवेशन। तो सर नोवेशन हो रहा है तो गारंटी जो है वो रिवोक हो जाएगी। कैसे, आइए पढ़ते हैं। By novation, section 62, the surety under original contract is discharged if a fresh contract is entered into either between the same parties or between other parties. Or second consideration being the mutual discharge of the old contract. कहने का मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, या तो नई पार्टीज के बीच में कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है, या फिर क्योंकि देखो या तो कोई पार्टी चेंज हो गई है, जैसे कि ये प्रिंसिपल लेटर है, ये क्रेडिटर है, ये गारंटर है। ठीक है सर, सर प्रिंसिपल डेटर के मिस्टर एक्स के बिहाफ पे गारंटर ने गारंटी दी, मिस्टर एक्स ही चेंज हो गए, तो क्या अब नया आदमी आया मिस्टर जेड, क्या इसने जेड के बिहाफ पे गारंटी दी थी क्या क्रेडिटर को? नहीं सर, तो क्या ये रिलीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा यदि इनके बीच में नोवेशन चल रहा है? तो यस सर, ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। सर प्रिंसिपल लेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को गारंटी दी थी गारंटर ने, सर क्रेडिटर चेंज हो गया, इसने गारंटी क्रेडिटर को दी थी, अभी नया आदमी आ गया, C2 आ गया। ठीक है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट भले ही वही है, नया आदमी आ गया, सर इसकी गारंटी रिवोक। तो सर यदि नोवेशन में कोई पार्टी चेंज हो रही है या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, सेम प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में, गारंटर ने तो इस वाली गारंटी के लिए दिया, इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए दिया था, अब ये आपस में ट्रांजैक्शन चेंज कर ले रहे हैं और उसमें गारंटर की कोई सहमति अभी तक ली नहीं है, सर इसने तो इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए दिया था, तो सर ये वापस इस तरीके से सेकंड तरीके से नोवेशन हो रहा है, तो सर तो भी इस गारंटर की गारंटी रिवोक हो जाती
या तो इन्होंने कोई भी टर्म, देखो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कोई भी टर्म्स में इस पे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है, कोई भी टर्म्स में इसकी यदि इन्होंने कोई माइन्यूट सी टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज कर दी, तो इन दैट केस गारंटर स्टैंड्स फ्री फ्रॉम हिज गारंटी फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम। इससे पहले के लिए कोई आ रखी है लाइबिलिटी, ओके वो गारंटर ले लेगा। लेकिन सर माइन्यूट से पॉइंट्स भी चेंज कर दिए विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज कंसेंट, तो फिर सर गारंटर जो है वो ऑटोमेटिकली गेट्स रिलीज्ड फॉर द न्यू ट्रांजैक्शन। क्या ये बात समझ में आई? ऑटोमेटिकली गेट्स रिलीज्ड फॉर द न्यू ट्रांजैक्शन। बोलो रे, समझ में आ गई ये बात? यस और नो? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर नोवेशन में भी गारंटी रिवोक हो जाती है। ऋचा जी क्या जोक चल रहा है? अकेले अकेले हंसने पे पाप लगता है। और बिना बात के जो हंसते हैं फिर अब उनके लिए एक स्पेशल टर्म कॉइन हुआ है, ठीक है? लॉ में उसको क्या बोलते हैं? लॉ में क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? साउंड माइंड। या अनसाउंड माइंड, या हम्म, ऋचा का दोस्त बोला कनव। हाँ बोलो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये वो तरीके हैं रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। सर मैं आगे के लिए नहीं हूँ, बस ठीक है, पिछले जो हुए उसके लिए गारंटी दे दूंगा। दूसरा, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी इज डेथ। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो श्योरिटी मर गया तो आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए खत्म, पिछले ट्रांजैक्शंस के लिए उसकी एस्टेट से वसूल लेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो रिवोक श्योरिटी की डेथ में के बाद में भी उसकी एस्टेट तक वो लायबल रहेंगे। सेकंड सर, रिवोकेशन बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, रिवोकेशन बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। सर बिना प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने बिना गारंटर की परमिशन लिए अपने बीच की टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया, ये रिलीज हो जाएगा भैया। इसकी गारंटी वहां से उस दिन खत्म हो जाएगी। या तो इसकी कंसेंट लिए के करो चेंजेस जो भी हैं, नहीं ली तो वो नए जो भी चेंज किए उसके बाद से ये अब रिलीज हो जाएगा, ठीक है? दूसरा सर, क्रेडिटर ने यदि प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया तो इसकी तो अपन तो पढ़ते हैं ना, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल इज प्रिंसिपल डेटर इस लोन को चुकाने के लिए, सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबल इज गारंटर, ठीक है? तो इसी को रिलीज कर दिया तो ये होगा कि नहीं, ये दूसरा तरीका होता है। आइए पढ़ते हैं ये दो तरीके बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर कैसे गारंटर रिलीज हो जाता है। पहला, by variance in terms of the contract between principal debtor and the creditor without surety's consent। पढ़ ले भाई। By variance in terms of contract, section 133, if any variance is done in the terms of contract between the principal debtor and the creditor without surety's consent, then surety is discharged from all future transactions taking place subsequent to the such variance. पहले के लिए तब भी रेस्पॉन्सिबल रहेगा जो गारंटी के बेसिस पे ट्रांजैक्शन है। अभी इनको कोई काम पड़ गया होगा, कई बार बिजनेस वर्ल्ड में पता नहीं पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं आपस में जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। तो सर करने है ना, तो सही तरीका क्या है? इसकी सहमति से करो, इसकी कंसेंट से करो। कंसेंट से करोगे तो फिर इसकी गारंटी आगे भी चलती रहेगी। इसकी कंसेंट के बिना कर दिया ये भाई रिलीज हो जाएगा, ठीक है? केवल पिछले वाले के लिए रेस्पॉन्सिबल, जिस दिन से बिना कंसेंट के चेंज किया उसके आगे के लिए इसकी कंटिन्यूस गारंटी रिवोक, ठीक है? सेकेंड, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। सर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी उसी को रिलीज कर दिया तो क्या होगा? आइए पढ़ते हैं, पढ़ भाई। By release of discharge of principal debtor, section 134, surety discharged if the creditor enters into a fresh or new contract with principal debtor by which the principal debtor is released or does not act or omission, the legal consequences of which is discharge of principal debtor. Example, एग्जाम्पल a contract. एक मिनट रुको सर। वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज हो जाता है। कैसे? कि सर वो प्रिंसिपल डेटर के साथ में क्रेडिटर पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट हटा के नया कुछ एंटर कर लेता है, जिसके के लिए पुराने वाले के लिए वो सेम, देखो ऊपर जो पॉइंट है ना वही वापस रिपीट हो गया एक तरीके से, पर आप दोनों लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
प्रिंसिपल लेटर पुराने वाले से रिलीज हो गया तो गारंटर ने तो पुराने वाले के लिए गारंटी दी थी ना, तो ये हट जाएगा, इसकी गारंटी भी खत्म हो जाएगी। आपको नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो इसकी सहमति से करना, नहीं किया इसकी सहमति से ऐसे ही कर लिया तो सर गारंटर फ्री। ठीक है, तो सर surety is discharged if creditor enters into a fresh or new contract with principal letter by which PD is released। पुराने वाले के लिए PD रिलीज हो जाता है। ठीक है, और does any act or omission the legal consequences of which is discharge of principal letter। देखो क्या होता है, कुछ ऐसा काम कर दिया या करना था और नहीं किया जिससे कि प्रिंसिपल लेटर अपनी लाइबिलिटी से रिलीज हो जाता है, तो गारंटर भी रिलीज हो जाएगा। कि सर कैसे, कि सर देखो ऐसे, एग्जांपल बेस्ट है, इसको पढ़ो समझ में आ जाएगा। Example, a contract with B for a fixed price to build a house for B within a stipulated time. B supplying the necessary timber. C guarantees A's performance of the contract. B omits to supply the tender. C is discharged from his surety ship. ठीक है, देखो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि सर प्रिंसिपल लेटर ने या ए ने बी को एक घर बना के देने का वादा किया था, मैं आपको एक हाउस बिल्ड करके दूंगा जिसके लिए माल आप मेरे को सप्लाई करना, मैं केवल लेबर वाला काम करूंगा। ठीक है, मटेरियल आप सप्लाई करना। गारंटर ने ए के बिहाफ पे बी को गारंटी दी थी, अच्छा घर और टाइमली बना के देगा, मेरी गारंटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं बनाएगा तो मैं अपने आप आई गारंटी यू टू मेक गुड योर लॉसेस, या फिर मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है सर। अब सर यदि ये माल सप्लाई करेगा ही नहीं तो क्या ये घर बना के दे पाएगा इधर? नहीं सर, इसने खुद ने, क्रेडिटर ने माल सप्लाई किया ही नहीं, तो क्या ये प्रिंसिपल लेटर रिलीज हो गया अपने उससे, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से? यस सर, रिलीज हो ही गया, जब इसने दिया ही नहीं तो ये रिलीज हो गया। कैसे रिलीज हो गया ये अपन ने पढ़े थे ना, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट एंड कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। तो ये कैसा है कि सर कंडीशनल एंड डिपेंडेंट वाला है कि सर मैं अपना बिल्डिंग बना के देने का वादा पूरा करूं, ये कंडीशनल है, और डिपेंडेंट है कि आप पहले अपना वादा पूरा करें। ठीक है, आप पहले अपना घर का मटेरियल सप्लाई करने का, सीमेंट बजरी लोहा ये सब सप्लाई करने का वादा करें तो मैं आपके लिए घर बना पाऊंगा ना। अब आपने किया ही नहीं तो मैं रिलीज हो गया, मुझे भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माई reciprocal promise was conditional and dependent upon prior performance by you. Since you have not given, I am also released. As soon as he is released, he also gets released because his liability is secondary in nature, not primary in nature. बात समझ में आ गई? Yes or no? रिचा जी कौन परेशान कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। कुछ नहीं सर, मेरी बहन आई थी रूम में। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो सर ये समझ में आ गया ना? तो सर क्रेडिटर कुछ ऐसा काम कर दे जिससे कि प्रिंसिपल लेटर ही रिलीज हो गया, तो सर फिर गारंटर कैसे 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 कैसे? ठीक है, बात समझ में आई? यस सर, गारंटर भी रिलीज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा अच्छा, इसमें बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर में तीसरा पॉइंट नंबर सी, when creditor compounds with or gives time to or agrees not to sue the principal debtor। कंपाउंड का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसल्टिंग श्योरिटी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि सर यदि आपने टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया है विदाउट कंसल्टिंग श्योरिटी, या फिर प्रिंसिपल, देखो ऐसा भी हो सकता है प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर के लिए कोई काम 3 महीने के अंदर अंदर करना था जिसके लिए गारंटर ने इसको, इसके बिहाफ पे इसको गारंटी दी हुई है। ठीक है सर। अब हुआ क्या कि 3 महीने में प्रिंसिपल लेटर ने काम नहीं किया, उसने कहा मुझे और समय चाहिए भाई, कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई, क्रेडिटर ने इसको 1 महीने का टाइम और ग्रांट कर दिया, 1 महीने का टाइम और ग्रांट कर दिया, और गारंटर से पूछा नहीं, पहले इसकी कंसेंट नहीं ली। सर ये भी तो वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसल्टिंग द गारंटर हो गया। यस सर, तो इसके लिए गारंटर रिलीज हो जाएगा। आप कहोगे सर ये इसी के तो बेनिफिट में है, कल को ये 3 महीने में और टाइम नहीं मिलते तो ये तो वैसे भी काम नहीं करता, तो फिर गारंटर को पैसा देना पड़ता।
तो इसके गारंटर के फेवर में तो है, अरे कोई बात नहीं, फेवर में हो चाहे नहीं हो, मेन थंब रूल क्या है, थंब रूल इतना सा है सर, कोई भी एडिशनल टाइम दे दिया, कोई एडिशनल कोई भी चेंज कर दिया इनटू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसल्टिंग द गारंटर, कंपाउंडिंग कर दी, सर गारंटर रिलीज हो जाएगा। ये उसको बहुत अच्छा मौका है निकलने का। सो व्हेन क्रेडिट वेरिएशन ऑफ ओरिजिनल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसल्टिंग श्योरिटी, देन या फिर he agrees not to sue principal debtor, ऐसा भी हो जाता है, टाइम दे देता है, थोड़े बहुत चेंजेस कर देता है, agrees not to sue principal debtor कि सर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, सर टाइम आ गया है, इसके पास में राइट आ गया है कि इसने 3 महीने में काम नहीं किया तो ये इस पे केस कर सकता है। अब ये इसका प्योर वो है कि है ना, ये गारंटर को भी तो डायरेक्टली बुला सकता था, देख उसने डिफॉल्ट मार दिया, 3 महीने पूरे हो गए उसने काम नहीं किया, चल गारंटर तू गारंटी ले ले, ओके ये मांग सकता है। लेकिन इस बेवकूफ ने क्या किया, एडिशनल टाइम दे दिया यहाँ पर, सर एडिशनल टाइम दे दिया ना, सर ये रिलीज हो जाएगा, आपने उससे पूछा थोड़ी ना, ठीक है। या फिर बोला मैं 1 महीने तक और रुकता हूँ, मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, मैं 1 महीने तक और रुकता हूँ भाई, डिफॉल्ट तेरा हो रहा है कोई नहीं, बस टाइम दे दिया ना, केस नहीं करूंगा 1 महीने, 1 महीने में और पूरा कर, सर जैसे ही उसको रिलीज किया 1 महीने की और मोहलत दी, ये रिलीज हो गया सर, ये रिलीज हो गया, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल व्हाट इज चेंजिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसल्टिंग द गारंटर। हाँ यही सब काम गारंटर से पूछ के किए होते तो इसकी गारंटी बिल्कुल चलती रहती, ठीक है, बिना पूछे कर लिए जाओ खड्डे में, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, बाय रिवोकेशन बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अब इसमें क्या है कि सर देर आर सर्टेन केसेस, अभी और है इसमें पॉइंट नंबर डी और है, सर देर आर सर्टेन केसेस जहां पर गारंटर रिलीज नहीं होता है, जहां पर गारंटर रिलीज नहीं होता है, ये भी ध्यान रखने के हैं, इन पे बेस्ड प्रैक्टिकल या theoretical क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देर आर सर्टेन केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, कौन कौन से है पढ़ना चालू कर भाई। First, surety is not discharged when creditor makes agreement with the third party to give time to the principal debtor, section 136. देखो, surety is not discharged when creditor makes agreement with third person to give time to principal debtor। सर ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस किस के बीच में हो रहा है सर, प्रिंसिपल डेटर के बीच में हो रहा है, क्रेडिटर के बीच में हो रहा है, और गारंटर या श्योरिटी के बीच में हो रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा था कि प्रिंसिपल डेटर को मतलब क्रेडिटर जो है और साथ में कोई एक और व्यक्ति से भी काम पड़ रहा था, लेकिन इनका तो कॉन्ट्रैक्ट में ये 3 पार्टीज ही थी, 1 2 3। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को वो माल यहाँ पर बना के सप्लाई करना था, इनसे खरीदना था और माल किसी और के पास में बना के सप्लाई करना था, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर एक्स के पास में, ठीक है सर। और फिर क्रेडिटर को पैसा चुकाना था, यदि ये नहीं चुका पाते तो गारंटर ने इनके बिहाफ पे गारंटी ली हुई है वो चुकाते। अब किसी कारणवश प्रिंसिपल डेटर को माल बना के देने में यहाँ पर देरी हो गई, तो क्रेडिटर ने उससे रिक्वेस्ट किया, मिस्टर एक्स अच्छे फ्रेंड थे मिस्टर सी के क्रेडिटर के, यार थोड़ा सा उसको टाइम दे देना, कोई बात नहीं नया लड़का है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, डोंट बी सो हार्श ऑन हिम, ठीक है। तो क्रेडिटर और इसके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ जहां पर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम देना है। सर क्या क्रेडिटर ने इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ छेड़छाड़ करी क्या, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ छेड़छाड़ करी नहीं सर, वो तो किसी थर्ड पार्टी के साथ में उसने कुछ अरेंजमेंट किया। तो सर क्या इधर जो एक्स्ट्रा टाइम देने की बात है उससे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में गारंटर रिलीज हो गया क्या, सर इसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया है, तो फिर गारंटर रिलीज कैसे होगा। हाँ डायरेक्टली खुद क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा था बिना गारंटर की कंसल्टेंसी के, तो फिर तो सर अब यहाँ पर तो गारंटर रिलीज हो जाएगा ना, इसको पूछे बिना टाइम चेंज कर दिया, लेकिन क्रेडिटर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ में अरेंजमेंट किया प्रिंसिपल डेटर को और टाइम दे, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट से तो छेड़छाड़ नहीं हुई, तो सर गारंटर यहाँ पर रिलीज नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड, क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू। देखो क्या होता है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, गारंटर, सर ये ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट है, यस सर।
क्रेडिट प्रिंसिपल लेटर ने डिफॉल्ट मारा, ओके, क्रेडिटर के पास बहुत सारी रेमेडीज हो जाती हैं। क्या? पहला तो इस पे केस कर सकता है, यस सर। दूसरा, गारंटर को गारंटी इन्वोक कर सकता है कि आजा भाई, आजा पे कर दे, उसने डिफॉल्ट मार दिया। तीसरा, दो रेमेडीज बता दी। तीसरी रेमेडी, सर प्रिंसिपल लेटर से यदि कोई सिक्योरिटी जैसे कोई चीज प्लेज कराई हुई है या मॉर्गेज कराई हुई है, सर उसको भी बेच के अपने पैसे वसूल सकता है क्रेडिटर, ठीक है ना? यस सर। तो सर मल्टीपल रेमेडीज होती हैं। अब सर प्रिंसिपल डेटर ने सही में डिफॉल्ट मार दिया, सर इसकी कल अपन ने पढ़ा था ना, क्रेडिटर की इच्छा है ये इस पे स्यू किए बिना सीधा गारंटर को भी बोल सकता है ना, देखो उसने डिफॉल्ट किया है तो अब मैं गारंटी इन्वोक कर रहा हूँ। गारंटर ये नहीं बोल सकता सर पहले उस पे केस करो, पैसा नहीं मिले तो मेरे पास में आना, मैं फिर पे करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ही इज नोबडी टू डायरेक्ट। इसकी मर्जी है, उसमें से तीनों में से जो भी ये सॉल्यूशन लेना चाहता है वो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ठीक है? तो सर क्रेडिटर ने यदि इस पे केस नहीं किया है, केस कॉज ऑफ एक्शन आ गया था, इस पे केस करने की बजाय सीधा गारंटर को बुला लिया, तो सर क्या गारंटर रिलीज हो जाएगा इस पे केस नहीं करने से? नहीं सर, क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू प्रिंसिपल लेटर डज नॉट रिलीज द गारंटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। दक्ष अग्रवाल बोलिए। सर ये पॉइंट क्या आ गया, अपन ये बोल सकते हैं ना, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट देयर इज कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। देखो वो तो हमेशा ही है, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। हम तो बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ठीक है सर। और दूसरी बात सर, अगर एज अ प्रिंसिपल डेटर मैंने कुछ मॉर्गेज दी थी क्रेडिटर को और मैंने डिफॉल्ट कर दिया, समझो मैंने 10 लाख रुपए लिए और मैंने कुछ जो आइटम दिया मॉर्गेज का वो 5-6 लाख रुपए का ही था और हाँ डिफॉल्ट कर दिया, तो गारंटर को कितने रुपए देने पड़ेंगे अब? देखो ऐसा है, क्रेडिटर तो पूरे, यदि गारंटर ने बोला मेरी गारंटी एक्स लाख रुपए तक की है, मान लो 7 लाख रुपए तक की है, ठीक है सर, पूरे 10 के लिए नहीं है, तो सर आप तो इस लिमिट में उसको टच कर सकते हो। मान लो पूरे 10 की भी लेता है, तो सर भले ही इसके पास में पीडी से मिली हुई कोई आइटम प्लेज हुआ हुआ पड़ा है, तो भी सर पूरा का पूरा गारंटी से मांग, गारंटर से मांग सकते हैं पूरे 10 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो पूरे 10 लाख रुपए मांग सकते हैं। फिर अपन ने कल क्या पढ़ा था, सब्रोकेशन का रूल पढ़ा था ना, दैट एक बार गारंटर को पीडी के बिहाफ पे पैसा भरना पड़ गया, तो सर ही स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और क्रेडिटर के पास में पीडी के अगेंस्ट जो जो रेमेडीज थी वो इसको मिल जाएगी। तो क्रेडिटर के पास में पीडी का सामान प्लेज किया हुआ एज अ लियन पड़ा हुआ था, वो अब गारंटर को मिल जाएगा। तो अब वो गारंटर वो बेच के पैसा वसूल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझा सर। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है सर। So unless otherwise agreed, forbearance by creditor to sue principal debtor or to enforce any other remedy, जैसे कि कोई pledge वेज पड़ा है against him, does not discharge the surety। वो दोनों यूज नहीं करते हुए पहले surety को उंगली कर रहा है कि तू मेरे को पे करेगा, बाकी तू संभालते रहना, तू बेचते रहना, तू वसूलते रहना, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो वो कर सकता है, श्योरिटी इस पे ऐतराज नहीं लगा सकता, वो डिस्चार्ज नहीं होगा। कैसे? बी ओज टू सी अ डेट गारंटीड बाय ए इज द गारंटर, the debt becomes payable. C does not sue B for a year after the debt has become payable. A is not discharged from a suit। ये तो ठीक है, सिंपल सा। पॉइंट नंबर डी आता है बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, जिससे कि गारंटर डिस्चार्ज हो जाता है। पॉइंट नंबर डी पढ़ते हैं एक बार, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लीजिए।